इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन। तो ये हमने हेडिंग डाल दी है इंट्रो। और देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, सबसे पहले हम परिभाषा की बात कर लेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो समीकरण होती है वो क्या है, CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपनी पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। उसकी सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाता है। कौन बनाता है बच्चों, हरे पौधे। हरे पौधे CO2 तथा जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, प्लस H2O यानी थोड़ा सा जल मुक्त होता है, प्लस ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन मुक्त। तो ये जो रिएक्शन है वो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्या है, रिएक्शन है। परिभाषा हम बनाने जा रहे हैं, तो परिभाषा क्या बनाएंगे बच्चों, हरे पौधे CO2 तथा जल की उपस्थिति में, हरे पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मैं परिभाषा लिखता हूँ, हरे पौधों द्वारा CO2 में जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाना, क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण। पल्स का मतलब होता है बच्चों कहलाता है। यानी कि हरे पौधे जो है वो हरे पौधे मतलब हरी पत्तियां, ज़्यादातर हम बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो जितने भी पौधे में हरे भाग होते हैं, चाहे वो तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे वो पुष्प कलिका हो, जो भी हरा भाग होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, यानी अपना भोजन स्वयं बनाएगा। तो पौधे के हरे भागों में CO2 और जल के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एक लाइन और जोड़ सकते हैं हम, हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति CO2 के जल द्वारा, या यहाँ पे लगा दिया हम, CO2 के जल द्वारा क्या करना, अपना भोजन स्वयं बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाया जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण। तो ये तो है हमारे पास परिभाषा। अब बच्चों दूसरा पॉइंट मैं कह रहा हूँ, अभी हम इसको बैलेंस करना भी सीखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, ये प्रकाश संश्लेषण कौन करती है। दूसरे पॉइंट में हम बात करें प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों द्वारा की जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा की जाती है बच्चों, हरे पौधों द्वारा की जाती है। और हरे पौधों द्वारा जो की जाती है, यानी कि इसमें निर्माण किसका होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है बच्चों, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। और ये जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के रूप में, जिसके रूप में बच्चों स्टार्च, या जिसे हम कह सकते हैं मंड, स्टार्च या मंड के रूप में स्टोरेज किया जाता है। इसके रूप में स्टोर किया जाता है, स्टार्च या मंड के रूप में इसका स्टोरेज किया जाता है। मतलब बनता तो क्या है, ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है बच्चों इसमें स्टार्च या मंड में, और स्टार्च या मंड के रूप में पत्तियों द्वारा या हरे भागों द्वारा उसको संग्रहित कर लिया जाता है। ये जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिन पौधों द्वारा या जिन प्राणियों द्वारा प्रदर्शित की जाती है उनको हम कहते हैं स्वयंपोषी। क्या कहते हैं बच्चों, स्वयंपोषी। यानी कि स्वयंपोषी जीव उन्हें कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयंपोषी किसे कहते हैं बच्चों, ऐसे जीव, ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव या ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वयंपोषी कहलाते हैं। ऑटोट्रॉप्स, उनको अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो इनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। जबकि वे प्राणी, और दूसरी परिभाषा आ रही है विषमपोषी की, हेटेरोट्रॉप्स। ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, पौधों पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम कहते हैं विषमपोषी जीव। इस प्रकार के जीवों को हम नाम देते हैं विषमपोषी जीव। यानी कि जीव कितने प्रकार के हो गए, पोषण के आधार पर 2 प्रकार के। पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। पहला है हमारे पास स्वयंपोषी जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कैसे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो उनको कहते हैं हम स्वयंपोषी जीव, ऑटोट्रॉप्स। और इस विधि को कहते हैं स्वयंपोषण। तथा ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उन जीवों को तो कहते हैं विषमपोषी, और इस विधि को कहते हैं विषमपोषण। तो यानी कि जीव 2 प्रकार के हो गए। हाँ, रसायन संश्लेषी वगैरह जीवाणु भी पाए जाते हैं, तो हम उनकी यहाँ बात नहीं करेंगे, उनकी पिछले चैप्टर्स में हम बात करेंगे। जो आगे हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वीडियो के माध्यम से, उसमें हम बात करेंगे।
तो हमने क्या देखा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है, हरे पौधों में पाया जाता है। और ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज किसके रूप में, स्टार्च के रूप में एकत्रित रहता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको हम स्वयंपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और वो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, पुष्पपोषी जीव कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसके बच्चों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन का आधार है। कौन है बच्चों जीवन का आधार, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर जीवन का आधार है, मतलब इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। आगे बात करते हैं बच्चों, तीसरे पॉइंट की बात हम बात करेंगे। चौथे पॉइंट में कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। और चौथे पॉइंट में हम बात करें बच्चों कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है बच्चों, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है बच्चों, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, यानी इसमें भौतिक कारकों का भी यूज होता है प्लस केमिकल्स का यूज होता है। जैसे भौतिक कारक में हम पढ़ते हैं प्रकाश है, तो प्रकाश क्या है, भौतिक कारक है, इसलिए ये कैसी रासायनिक अभिक्रिया हो गई, भौतिक हो गई। और इसमें केमिकल्स का निर्माण होता है, विभिन्न सारे केमिकल्स भाग लेती है, इसलिए क्या लिख दिया, रासायनिक। तो दोनों को मिलाकर लिखा कि प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया बच्चों, भौतिक रासायनिक। इसके अलावा अच्छा ये लाइन तो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है कि प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। इसके अलावा वो लाइन में लिख रहा हूँ जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। कैसी, तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का तो क्या होता है, अपचयन होता है, और दूसरे पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। और चूंकि इस अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा शोषी को हम कहते हैं एक्सो नहीं एंडोथर्मिक। कहते हैं बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश का अवशोषण होता है उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण, ये लाइन तो हमारी एनसीईआरटी में दी गई है, लेकिन ये दोनों लाइन हमारी एनसीईआरटी में नहीं। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, प्लस इसमें ऊर्जा यूज होती है, ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण होने के कारण इसे हम ऊष्मा शोषी कहते हैं। और इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, जैसे जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और जो हमारे पास CO2 है उसका अपचयन होता है। जल का तो क्या होता है इसमें बच्चों, इसमें जल का तो होता है ऑक्सीडेशन, और जो हमारे पास CO2 है उसका क्या होता है, रिडक्शन। यानी एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे पदार्थ का रिडक्शन होता है, इस कारण इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अगली बात, प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया बच्चों, प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि पहला यह भोजन का स्रोत। संपूर्ण पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण है वो किसका स्रोत है बच्चों, भोजन का स्रोत है। और दूसरा ये हमें प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन प्रदान करती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। और आपको याद रखना है कि प्राणवायु या जो ऑक्सीजन है वो उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। किस रूप में प्राप्त होती है बच्चों, सब प्रोडक्ट के रूप में। किस रूप में, उप उत्पाद सब प्रोडक्ट के रूप में। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि जो ऑक्सीजन मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो किस रूप में प्राप्त होती है, तो उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। किसके रूप में बच्चों, उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न आवश्यकताएं हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, नाम ही क्या बच्चों, प्रकाश संश्लेषण। तो इसकी जो पहली जरूरत होगी वो कौन होगी, प्रकाश। प्रकाश को हम क्या कहते हैं बच्चों, लाइट। दूसरा इसके लिए जो जरूरी है वो है CO2। तीसरा इसके लिए जो जरूरी है वो है हमारे पास वर्णक। और वर्णक में भी हम मुख्यतः वर्णक कौन सा लेंगे, क्लोरोफिल। इसका नाम क्या बच्चों, क्लोरोफिल। ये तीन मुख्य आवश्यकता है। इसके बाद जल तो है ही सही। तो प्रकाश, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जो क्लोरोफिल है यानी कि वर्णक है, ये तीन मुख्य आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब बच्चों इन दोनों
CO2 और क्लोरोफिल की जो आवश्यकता है, क्यों आवश्यक है, कब आवश्यक है, इसको दर्शाने के लिए हमारे पास दो प्रयोग हैं। तो हम प्रयोग करेंगे सबसे पहले CO2 की आवश्यकता वाला, और CO2 की आवश्यकता को दर्शाने वाला एक प्रयोग है जिसे कहते हैं मूल का आधा कर्ण प्रयोग। कौन सा प्रयोग बच्चों? मूल का आधा कर्ण प्रयोग। और क्लोरोफिल की आवश्यकता को दर्शाने के लिए हमारे पास क्या है, काला पेपर लेते हैं हम। क्या लेते हैं बच्चों? काला पेपर। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? CO2 का जो दर्शाने वाला एग्जाम्पल है, उदाहरण है, प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है CO2 के लिए, उसकी बात करेंगे। तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब फिर हम बात करते हैं मोल का आधा कर्ण प्रयोग। अब बेटा समझ में आ रही है? आ रही है कम? तो देखिए हमारी हेडिंग है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है मोल का आधा कर्ण प्रयोग। मोल का आधा कर्ण प्रयोग कह दीजिए, या मोल की आधी कर्ण प्रयोग कह दीजिए, नाम कुछ हो सकता है। आधी कर्ण ले लो, आधी पत्ती ले लो। तो मोल ने किया क्या? तो ये कोई पौधा है बच्चों, ये कोई क्या ले लिया हमने बच्चों? कोई पौधा ले लिया है, ये किसी गमले में लगा हुआ है। अब मोल ने क्या किया, इस आधी पत्ती को एक परख नली के अंदर बंद कर दिया। थोड़ी सी लंबी बना देता हूं। एक पत्ती को लिया और पौधे पर लगी हुई थी, उस पत्ती को कहाँ ले लिया? आधी पत्ती को एक परख नली के अंदर ले लिया, और इस परख नली में एक रुई रखी। क्या रखी बच्चों? रुई रखी। और ये क्या है हमारे पास? परख नली, टेस्ट ट्यूब। परख नली का मतलब क्या होता है बच्चों? टेस्ट ट्यूब। और रुई का मतलब क्या होता है? कॉटन। ये रुई है, और रुई भीगी हुई है किससे? KOH से भीगी। किससे भीगी है बच्चों? KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अब ये ऐसा क्यों किया? तो जो KOH है वो CO2 को अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है बच्चों? CO2 को अवशोषित करता है। तो KOH को रखने का उद्देश्य क्या था? इस जो परख नली में जितनी भी CO2 होगी उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको ग्रहण कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, कौन? KOH। और हम पढ़ भी क्या रहे हैं? मोल का आधा कर्ण प्रयोग। और ये क्या सिद्ध करेगा कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 की आवश्यकता होती है। ये सिद्ध क्या करता है कि CO2 की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में। तो कर क्या रहा है? एक पौधा लिया, उसकी पत्ती ली, आधी पत्ती को परख नली के अंदर रख दिया, और उस परख नली के अंदर क्या ले लिया? CO2 को अवशोषित करने के लिए उसने KOH से भीगी हुई एक रुई रखी, और यहाँ पर एक कॉर्क का टुकड़ा लगा देता है, ताकि अब आगे अंदर CO2 प्रवेश ना कर पाए। क्या प्रवेश ना कर पाए बच्चों? CO2 प्रवेश ना कर पाए। इस प्रकार कुछ देर बाद इसका टेस्ट किया, स्टार्च परीक्षण। कौन सा टेस्ट किया बच्चों? स्टार्च परीक्षण किया। तो उसने पाया कि जो परख नली के अंदर भाग था, जो भाग कहाँ था बच्चों? परख नली के अंदर था, उसने स्टार्च परीक्षण नहीं दिया, मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। जबकि जो भाग आधा कहाँ था? परख नली के बाहर था। कहाँ था बच्चों? परख नली के बाहर था, उसने स्टार्च परीक्षण दिया। उसने क्या दिया बच्चों? स्टार्च परीक्षण दिया। इस प्रकार ये सिद्ध होता है, यानी कि यहाँ पर स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। और स्टार्च का निर्माण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको क्या नहीं मिली बच्चों? CO2। क्या नहीं मिली इसको? CO2 नहीं मिला तो स्टार्च का निर्माण नहीं होता, और स्टार्च का निर्माण नहीं होता, इसलिए वो स्टार्च टेस्ट है, परीक्षण है, वो फेल हो गया। तो इससे सिद्ध हो गया, जो मोल ने एक्सपेरिमेंट किया, तो मोल ने कौन सा प्रयोग किया? आधा कर्ण प्रयोग। आधी पत्ती को कहाँ रखा? परख नली में। इस पर सिद्ध हो गया कि CO2 की आवश्यकता होती है किसमें बच्चों? CO2 की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। फिर हम अगले प्रयोग की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रयोग जो बताएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के लिए। चलिए अगला प्रयोग है CO2 के लिए, सॉरी CO2 नहीं, क्लोरोफिल के लिए। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है सम्मिलित पर्ण प्रयोग। कौन सा प्रयोग बच्चों? सम्मिलित पर्ण प्रयोग। अब इसमें तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। इसमें क्या करते हैं? एक पत्ती लेते हैं, और एक पत्ती पर एक काले कागज से इस पत्ती को क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चों? ढक दिया जाता है, और इस पर वही प्रकाश को आपतित किया जाता है। ये किसको आपतित किया जाता है बच्चों? प्रकाश को आपतित किया जाता है। तो ये भाग वो है जो काले कागज से ढक दिया गया है। या फिर सम्मिलित पत्ती का मतलब क्या होता है? सम्मिलित पत्ती का मतलब होता है वह पत्ती, ऐसी पत्ती जिसमें कहीं कहीं हरा भाग हो, कहीं कहीं
पीला या सफेद भाग हो। ये तो कौन सी पत्ती है बच्चों? सफेद। या तो आप 10th में इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं हम, या तो आप इस प्रकार की पत्ती ली या फिर कोई हरी पत्ती लेकर उस पर काले रंग की क्या लगा दे, एक कागज की पट्टी लगा दी। होगा क्या? प्रकाश की उपस्थिति आएगी और इस हरे भाग में क्या है बच्चों? क्लोरोफिल है। इस हरे भाग में क्या है? क्लोरोफिल है। वो सूर्य को ग्रहण करेगा, सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा? स्टार्च बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? स्टार्च। जबकि जो काले रंग की पट्टी है वो सूर्य के समस्त प्रकाश को ग्रहण कर लेता है, वो क्लोरोफिल के पास नहीं जा पाता है, यानी कि इस भाग में स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। जबकि ये जो खुला भाग था उसमें स्टार्च का निर्माण होता है, यानी कि ये स्टार्च परीक्षण देगी क्या? बिल्कुल देगी। क्या ये स्टार्च परीक्षण देगा? नहीं देगा। इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण केवल कहाँ होता है? केवल हरे भागों में होता है। केवल हरे भागों में होता है। कौन? प्रकाश संश्लेषण। और हरे भाग का मतलब है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है बच्चों? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये दो प्रयोग हैं। एक प्रयोग तो कह रहा है कि CO2 की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से किया? वो किसने किया? बोलने आधा पर्ण प्रयोग, आधा पर्ण प्रयोग से। और दूसरा जो प्रयोग है वो है सम्मिलित पर्ण प्रयोग। इसमें क्या करते हैं? या तो वेरीगेटेड पत्ती लें, यानी कि शब्दित पत्ती लें, जिसमें कुछ भाग हरा होता है जबकि कुछ भाग सफेद होता है। तो सफेद वाला भाग जो है वो स्टार्च का परीक्षण नहीं देगा, जबकि जो हरा भाग है वो स्टार्च का परीक्षण देगा। या फिर हम कर सकते हैं एक पत्ती लें हरी रंग की, उस पर एक काले रंग की लगा दें, कागज की पट्टी लगा दें, तो जो पट्टी से ढका हुआ भाग है वो स्टार्च का परीक्षण नहीं देगा, बल्कि जो खुला हुआ भाग है वो स्टार्च का परीक्षण देता है। इस प्रकार से होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल कहाँ होती है? हरे भागों में होती है। तो ये है बच्चों इंट्रोडक्शन, जो हमारी NCERT बुक में दिया गया है। यहाँ हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। अब हमारी जो पहली हेडिंग है, हमारी जो पहली हेडिंग है इस चैप्टर की, वो पहली हेडिंग है प्रारंभिक प्रयोग। क्या है बच्चों? पहली हेडिंग NCERT की प्रारंभिक प्रयोग, यानी कि ये वो प्रयोग हैं जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का क्रमिक रूप से विकास हुआ। ये वो प्रयोग हैं, इसमें वे प्रयोग हम शामिल करेंगे जिनके कारण प्रकाश संश्लेषण की धीरे धीरे क्या हुई? संपूर्ण प्रक्रियाओं की खोज हुई। इसमें हम सबसे पहले एक वैज्ञानिक को लेते हैं जिनका नाम है जोसेफ प्रिस्टली। क्या नाम बच्चों? जोसेफ प्रिस्टली। और ये 1770 के आसपास क्या कर रहे हैं? लगभग 1770 के आसपास अनेक सारे प्रयोग कर रहे हैं, अनेक सारे प्रयोग कर रहे हैं। जोसेफ प्रिस्टली नाम याद रखना है। कब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? 1770 के आसपास। और इन्होंने ही 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। किसकी खोज की थी बच्चों? ऑक्सीजन की खोज, यानी कि ऑक्सीजन की खोजकर्ता कौन हो गए? जोसेफ प्रिस्टली। और कब ऑक्सीजन की खोज हुई है? 1774 में ऑक्सीजन की खोज होती है। किसने की? जोसेफ प्रिस्टली। अब बच्चों ये कर क्या रहे हैं? तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? एक बेलजार लिया। क्या लिया बच्चों? एक बेलजार। बेलजार क्या होता है? जिस प्रकार मंदिर की घंटी होती है वो धातु की बनी होती है, पीतल की बनी होती है, उसी प्रकार अगर उसको पारदर्शी कांच से बना दिया जाए तो जो संरचना प्राप्त होगी उसके हम क्या कहते हैं? बेलजार। इस संरचना का नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है बेलजार। आप लैब में जाएंगे तो आपको देखने जरूर मिलेगी। एक बेलजार लेकर प्रिस्टली ने क्या किया? इस बेलजार के अंदर सबसे पहले एक मोमबत्ती को रखा और ये जल रही थी। एक मोमबत्ती ली, जिसे कहाँ रखा? एक स्थान पर रखा और उसके ऊपर से क्या रख दिया? बेलजार। प्रिस्टली ने देखा और हम भी देखेंगे कि कुछ देर तक मोमबत्ती जलती है और जलने के कुछ देर बाद ये क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। यानी कि ये अगली चित्र है एक। दूसरा चित्र क्या बनेगा बच्चों? मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ थोड़ा। अगली कंडीशन क्या आएगी? ये मोमबत्ती क्या होगी बच्चों? बुझ चुकी होगी। ये पहला प्रयोग था। दूसरे प्रयोग में प्रिस्टली क्या कर रहे हैं? ये अगला बेलजार, अगला एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने क्या किया? एक चूहा रखा। क्या रखा बच्चों? एक चूहा रखा और इस चूहे को भी थोड़ी देर रखा और किससे ढक दिया? बेलजार से। और थोड़ी देर बाद देखा कि ये चूहा भी क्या कर सकता है बेटा? मर जाता है। ये चूहे भी क्या हो जाता है? मर जाता है। तो मोमबत्ती भी बुझ गई और चूहा भी मर गया। इससे इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। और 2 एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि चाहे तो जलती हुई मोमबत्ती हो, चाहे तो जलती हुई मोमबत्ती हो या फिर जीवित चूहा हो, जीवित प्राणी कह दो, जीवित चूहा लिया इन्होंने, या तो प्राणी हो या चूहा हो, ये वायु को क्या करते हैं? वायु को दूषित बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? वायु को दूषित बनाते हैं, यानी कि उसकी गुणवत्ता को, यानी क्वालिटी को खराब करते हैं। उसकी क्वालिटी को क्या करते हैं? गिराते हैं।
कौन कह रहा है ऐसा? जोसेफ प्रीस्टली, जिन्होंने 1770 के आसपास कई सारे प्रयोग किए। पहला प्रयोग में इन्होंने मोमबत्ती ली, उसको बेल जार के अंदर रखा, कुछ देर बाद देखते हैं कि जो मोमबत्ती है बुझ जाती है। दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया, चूहे को लिया और चूहे को जब बेल जार में रखा तो चूहा भी कुछ देर जिंदा रहने के बाद क्या कर जाता है, मर जाता है। और इस प्रकार उन्होंने कह दिया कि चाहे तो जलती हुई मोमबत्ती हो या जीवित प्राणी हो, वो वायु को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसको दूषित बनाते हैं। अब बच्चों इसके बाद इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में, थर्ड प्रयोग में ये क्या कर रहे हैं, तो ये बेल जार लिया बड़ा सा, इसको हैंडल है ये इसमें एक जलती हुई मोमबत्ती रखी। क्या रखी बच्चों? जलती हुई मोमबत्ती जो जल रही थी। इसी के साथ इन्होंने रख दिया एक चूहा जो जीवित था, और इसी के साथ इन्होंने रख दिया एक पौधा। और ये पौधा किसका था बच्चों? किसका था? किसका था बेटा? हाँ, ये जो पौधा था वो था पुदीने का पौधा। किसका था बच्चों? पुदीने का पौधा। क्या कर रहे हैं पिछले, वापस से दोबारा प्रयोग दोहरा रहे हैं, लेकिन इस बार मोमबत्ती, चूहा और पुदीने का पौधा तीनों को एक साथ रखा। कुछ देर बाद ये देखते हैं 10-15 मिनट तक मोमबत्ती जल्दी रहती है, जलती रहती है, और कुछ देर बाद इन्होंने देखा कि ये जो मोमबत्ती है वो लगातार अभी जल रही थी, जब तक वो बुझेगी नहीं, पूरी गलेगी नहीं, तब तक जल रही थी। चूहा भी लंबे टाइम तक जिंदा रहा और ये पौधा भी बिना मुरझाए लंबे समय तक खिला रहा। यानी मोमबत्ती आगे जाके तो बच जाएगी क्योंकि लुप्त हो जाएगी, गलेगी। लेकिन क्या चूहा मरा? नहीं मरा। क्या पौधा मुरझाया? नहीं मुरझाया। यानी कि इन्होंने निष्कर्ष निकाला, इन्होंने निष्कर्ष पहले वाला का था कि चाहे तो चूहा हो चाहे तो मोमबत्तियों को, वायु को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। और अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये कह रहे हैं कि जो पौधा है, पौधा संदूषित वायु की, पौधा जो है वो संदूषित वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? क्षतिपूर्ति करते हैं। मतलब उस जो खराब की हुई वायु है, जो किसने, जलती हुई मोमबत्ती और चूहे ने खराब की थी, उस वायु को क्या करते हैं, वापस सुधारने का काम करते हैं। कौन? पौधा ये काम कर रहा है। कौन बच्चों? और इन्होंने जो पौधा लिया किसका था? पुदीने का। इस प्रकार पहली बार जोसेफ प्रीस्टली ने बताया कि पौधों की वृद्धि में, क्या बता रहे हैं, पौधों की वृद्धि में हवा का क्या होता है, महत्व होता है, एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अब हवा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये सबसे पहले किसने बताया बच्चों? तो पौधों की वृद्धि में हवा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये सबसे पहले बताने का काम कर रहे हैं जोसेफ प्रीस्टली। तो उम्मीद है इनका प्रयोग आपको समझ में आ गया हो, और इनके बाद कई सारे एक्सपेरिमेंट अभी बाकी हैं जिनको हम अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में शूट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।